हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं आप लोगों के लिए टेंशन लेकर, है ना। टेंशन लेकर के ही तो हम आते हैं। आप लोग भी सोचते होंगे सर आते हैं हमेशा टेंशन दे के जाते हैं, क्या बता के चल जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। यही बात है ना, तो टेंशन ही हो गया आप लोगों के लिए। तो मेरा तो भाई ड्यूटी है, हम तो आप लोगों को टेंशन देंगे। अब आप लोग टेंशन ख़त्म करना चाहते हैं तो हमसे क्वेश्चन पूछिए, जहाँ पे भी डाउट होता है ना। जब भी आप वीडियो देखते हैं उसको एकदम बिल्कुल केयरफुली देखिए, एक एक पॉइंट पे उसको, है ना, अच्छे से देखिए। जहाँ कहीं भी किसी भी पॉइंट पे दिक्कत होता है तुरंत हमको कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरा काम है टेंशन देना, मतलब पढ़ाना, और आपका काम है जब हम टेंशन आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने प्रोड्यूस कर सकते हैं तो आपको भी तो टेंशन देना चाहिए टीचर्स को। आपको जो भी दिक्कत होता है ना, आपको जहाँ भी नहीं समझ में आता है, आप हमको टेंशन दीजिए, हमसे क्वेश्चन कीजिए। इसलिए हम आपको देखिए व्हाट्सअप नंबर लिख करके रखें कि किसी भी तरह का कोई डाउट है आप सीधे मेरे मोबाइल पे भेजिए, है ना। मेरे नंबर पे आप मैसेज कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे जहाँ तक हमसे पॉसिबल होगा। अभी नहीं बोल रहे हैं कि हम बहुत बड़ा विद्वान हैं, बट जहाँ तक हमसे पॉसिबल होगा हम आप लोगों को इसका रिप्लाई करेंगे। हम चाहते हैं कि आपका केमिस्ट्री एकदम बेटर हो, सबसे बेहतर हो। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हम कोशिश यही करेंगे कि आपको हम इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दे दें कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन ना छूटे और ये कॉन्सेप्ट आपको आगे भी फ़ायदा करे। तो पिछले वीडियोज़ तक हमने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट का रोल होता है, कैसे इंटरमीडिएट क्रिएट होता है और उसका क्या रोल होता है, उसका क्या स्टेबिलिटी होता है। ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके थे और हम आपको बताए थे कि जो अगला वीडियो हम बनाएंगे वो हमारा वीडियो होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक रिएक्शंस हैं, है ना, जिस पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलता है, जिस रिएक्शंस के आधार पर सारे, है ना, ऑर्गेनिक में चेंजिंग होते हैं, वो हम लोग आज जानेंगे। तो हम आपको बता दें मेन रूप से जो फंडामेंटल्स जो रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक के अंतर्गत, जिसके आधार पर रिएक्शन होंगे, वो 3 तरह के होते हैं। तो चलिए हम लोग पहले हेडिंग लिखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। याद रखना है ये हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली रूप से आपको 3 तरह का रिएक्शंस पढ़ना है। अब इसी का फिर पार्ट बाई पार्ट होगा। तो मेनली तो भाई 3 ही है, तो मेन रूप से कितने तरह का, 3 तरह का रिएक्शंस आप लोगों को जानना है ना। सबसे पहला जो रिएक्शंस है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब आपको ऑर्गेनिक में ये आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने तरह के अभिक्रिया आपको मेन रूप से पढ़ना है। मतलब इतना तरह का चेंजिंग होता है, ये मत सोचिएगा कि बस 3 गो रिएक्शन पढ़ लिए काम खत्म हो गया, नहीं। 3 तरीके से चेंजिंग होगा। अब 3 तरीका क्या होगा वो हम आपको अभी डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया कितने तरह के होते हैं। जो पहला हमने लिखा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा रिएक्शंस आपको बताएंगे एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, है ना, जिसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं योगशील अभिक्रिया। और तीसरा है आपको एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया, है ना, विलोपन अभिक्रिया, विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना। तो चलिए शॉर्टकट में हम लोग देखें कि आखिर ये तीनों में होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है विस्थापित हो जाना, हिंदी में बोलते हैं विस्थापित हो जाना, सब्स्टिट्यूट कर देना। मतलब उसके पोजीशंस पे कोई दूसरा ग्रुप जाएगा और उसको वहाँ से हटा के अलग कर देगा, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। एडिशन का मतलब होता है सिर्फ ऐड होगा, मतलब कोई भी इधर से ग्रुप जाएगा और उसमें जाके ऐड हो जाएगा, कोई वहाँ से लीव नहीं करेगा, हटेगा नहीं। इस टाइप की अगर कहीं पे प्रोसेस हो रही है तो समझ जाएंगे दैट इज एडिशन। एलिमिनेशन में क्या होगा, सिर्फ एलिमिनेट होगा। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, सिर्फ हटना, सिर्फ वहाँ से हटेगा, कोई नया ग्रुप उसमें जुड़ेगा नहीं, ऐड नहीं होगा। तो इसलिए आप 3 तरह का ही रिएक्शन से आपको पाला पड़ेगा। भले ही उसका नाम अलग अलग हो, भले ही उसका नाम, है ना, यूर्ज रिएक्शन हो, ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस हो, है ना, बहुत तरह का रिएक्शंस हो, रोजेनमुंड रिएक्शंस हो, गटरमन कोक रिएक्शंस हो, अलग अलग टाइप का रिएक्शंस हो, लेकिन आपको पाला 3 ही तरह के रिएक्शन से पड़ेगा। पाला पड़ने का मतलब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि कहीं कहीं देखिएगा कि एक ग्रुप ऐड हो रहा है, दूसरा वहाँ से हट रहा है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। कहीं पे देखिएगा सिर्फ ऐड हो रहा है, कोई हट ही नहीं रहा, दैट इज एडिशन।
है ना, और कहीं पे देखेंगे सिर्फ हट ही रहा है, कोई नया जुड़ ही नहीं रहा है। तो इस तरह की अगर कहीं पे कोई इवेंट्स होता है, कोई फिनोमेनन होता है, कोई घटना घटती है, तब उसको हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं, विलोपन अभिक्रिया के नाम से। इतना क्लियर? तो चलिए हम लोग एक एक करके बात करें। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन क्या होता है और एलिमिनेशन। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से क्लियर है, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई ग्रुप जाके, है ना, किसी पोजीशन पे ऐड होगा और वहाँ से दूसरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा। इस तरह के इवेंट्स अगर कहीं पे होते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, है ना। अब जरा सा देख लें, एक एग्जांपल हम दे रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया CH3Cl प्लस इसका रिएक्शन करा देंगे हम NaOH के साथ। बढ़िया से समझना है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि ये डिटेल हम नहीं, हम आपको सिर्फ फंडामेंटल चीज़ का जानकारी दे रहे हैं, ताकि 12th में आपको ये कहीं नहीं लगे कि हम तो ये सब चीज़ देखें ही नहीं हैं। इसलिए एक मोटा मोटी आइडिया, एक ओवरव्यू बस दे रहे हैं, ताकि हम जैसे ही, अब ये चूँकि हो सकता है आज ये ख़त्म हो जाए, देखते हैं कितना तक जाता है। तो अगर ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन आज कंप्लीट हो गया तो फिर नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे आप लोगों का 12th केमिस्ट्री, हैलोल्केन, हैलोएरिन्स। बट आज हम लोग पहले देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो हमने क्या लिखा है, दिस इज मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो एकदम क्लियर ही लग रहा है। देखिए, तो ऐसा देखिए, इसको जब इसके साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो होता है कि है, देखिए क्या बन जाता है, CH3, है ना, यहाँ से OH जाएगा, बनेगा OH, अब प्लस में NaCl। हम सिंपल इसको पहले समझाना चाह रहे हैं, एक एक का मैकेनिज्म बताएंगे कि रिएक्शन कैसे कैसे हो रहा है। जो पहले ही बताइए, इस तरह का कहीं कोई रिएक्शन अगर लिखा हुआ है तो आप क्या समझेंगे, आप यही ना समझेंगे कि पहले जो ये CH3 के साथ Cl जुड़ा हुआ था, अटैच था, मिथाइल के साथ क्लोरीन अटैच था, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन मिथाइल के साथ देखिए OH ग्रुप ऐड हो गया है, Cl हट गया है, Cl यहाँ से रिमूव हुआ है और OH जाके ऐड हुआ है, मतलब एक रिमूव हुआ एक ऐड हुआ, दैट इज क्या, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है एक ग्रुप जाएगा दूसरा वहाँ पे आएगा। तो ऐसे रिएक्शंस अगर आपको कहीं पे दिखाई देते हैं तो समझ जाएंगे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस आपको मिलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड में भी। जैसे ये देखिए बेंजीन है ना, दिस इज बेंजीन, और बेंजीन का रिएक्शन आप करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ लुईस एसिड LCl3 के प्रेजेंस में। अब लुईस एसिड की वजह से क्या हुआ, क्लोरीन टूट गया दो पार्ट में, है ना, प्रोडक्ट बन गया क्या, यहाँ पे देखेंगे, पहले ही बताएं जी, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो 6 कार्बन तो आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6, बट हाइड्रोजन कहाँ है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब हम समझ जाएंगे सारे हाइड्रोजन, सारे कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है, बट हम यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर लिख दें कि वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है बेंजीन का, तो सिर्फ बॉन्ड से ही हम लोग पता कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब रिएक्शंस होगा तो क्या होगा, ये क्लोरीन यहाँ से आएगा, आकर के किसी एक पोजीशन से, क्योंकि ऑल पोजीशंस आर इक्वल, बेंजीन में जितने भी कार्बन दिखाई दे रहे हैं सभी, है ना, वो क्या है, इक्वल है, कहीं पे भी आप जाकर अटैच इस क्लोरीन को करवा सकते हैं। तो इसमें से एक क्लोरीन आएगा और यहाँ से हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा, रिप्लेस करेगा और अपने जाकर के यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अब हमने क्या बोला, यहाँ से हटा कौन, क्या छुपा हुआ था, हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन यहाँ से हटा, वो जाकर दूसरा क्लोरीन जो यहाँ पे बचा हुआ है उसके साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा क्या, HCl। अभी मत बोलिए कि सर ये कैसे कैसे हुआ, हमें आप शुरू में ही बोल दिए कि हम सारे का एक एक का मैकेनिज्म बताएंगे। अभी बस हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ, एक क्लोरीन यहाँ से गया, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया और अपने जाके जुड़ गया, मतलब एक ग्रुप जुड़ा, दूसरा यहाँ से हटा। तो जब जुड़ा और हटा की बात हो रही है तो समझ जाएंगे दैट इज सब्स्टिट्यूशन। एडिशन और रिमूवल दोनों प्रोसेस एक साथ होता है, तब हम जाकर के उस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया। चलिए, अब ये जो दोनों रिएक्शंस जो देख रहे हैं ना, इसमें भी तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन ये दोनों जो रिएक्शंस होने का जो तरीका है, जो बेस है, वो डिफरेंट तरीके से हो रहा है, अलग अलग तरीके से हो रहा है। इसमें जुड़ने वाला कुछ और है, इसमें जुड़ने वाला कुछ और है, इसमें अटैक करने वाला माइनस है, इसमें अटैक करने वाला प्लस है। बात समझ में आ रहा है। अभी नहीं पता चलेगा, अब देखिए दोनों का मैकेनिज्म बताएंगे, अभी क्रिया की क्रिया विधि बताएंगे, तब आपको पता चलेगा कि सर सही में दोनों में तो अटैक करने वाला एकदम अलग अलग ग्रुप था।
एक में पॉजिटिव, एक में नेगेटिव। लेकिन अभी तो देखने में दोनों में लग रहा है क्या कि सर ये जुड़ा, यहाँ से हटा, देखिए इसमें भी एक जुड़ा, यहाँ से हटा, सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो हम सिर्फ अभी सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है। अब आते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को कितने पार्ट में बांटा गया है ना। पहले सब्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हम आपको बता दें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को फिर 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया, जो दोनों लिखा हुआ था देखिएगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर मेनली कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। ए बी करके लिख देते। ए में बोलते हैं उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एकदम मस्ती से पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं। ऐसा मत समझिए कि बहुत हार्ड चीज़ है। आप जितना मस्ती से पढ़ेंगे है ना, जितना माइंड रिलैक्स रहेगा उतना ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये नहीं कि वीडियो इधर देख रहे हैं और सोच रहे हैं कुछ और, तब आपको कभी समझ में नहीं आएगा। फिर बाद में कहेंगे सर ऑर्गेनिक तो मेरा हार्ड हो गया, ऑर्गेनिक सर नहीं बुझाता है। तो ऐसा वीडियो देखना, इस तरीके से देखना, इस तरीके से उसको है ना थिंक करना है कि बुझाना चाहिए है ना। जब तक नहीं बुझाएगा तब तक आपका ऑर्गेनिक हार्ड रहेगा, और जब बुझाने लगेगा तब तो फिर लगेगा कि सर मेरे लिए तो ऑर्गेनिक ही सबसे बेस्ट है, फिजिकल को आप भूल जाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि एकदम बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ देखना है, जब मूड माइंड फ्री रहे, एकदम मूड हो देखने का कि नहीं भाई अभी हम एकदम बिल्कुल फ्री हैं, हमको अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का मन कर रहा है। आपके पास यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लेकिन जब इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपका मन एकदम खुश होगा। इसलिए खुश हो जाएगा कि ये चीज़ें एकदम बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से आप लोगों को समझाया गया। हम ये नहीं बोल रहे कि हम बहुत हार्ड चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं, एकदम है ना, पढ़ना एकदम ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि तरीका अगर आपको समझने का सही है, सही तरीके से आपको चीज़ें अगर समझ में आ रही है तो मज़ा भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है। इसलिए एकदम इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, मज़ा आएगा। तो हमने क्या लिखा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कितने पार्ट में हमने बांटा, 2 पार्ट में। फर्स्ट का नाम दिया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सेकंड को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए पहले ये दोनों को हम लोग देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक हो गया इलेक्ट्रोफिलिक, दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक। याद कीजिए इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने बताया था इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, तो हमने इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बताया था। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लवर, जिसको इलेक्ट्रॉन से लगाव हो, इलेक्ट्रॉन से प्यार हो। तो इलेक्ट्रॉन से प्यार किसको हो सकता है बताइए, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव से प्यार किसको हो सकता है, पॉजिटिव को। मतलब पॉजिटिव लवर सीधे कह सकते हैं, या सीधे ऐसे कह सकते हैं कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि जिसके पास कमी रहेगा वही तो उसकी तरफ भागेगा, जरूरत पड़ेगा तभी तो हम लोग कहीं है ना, किसी चीज़ की ज़रूरत जब हम लोग को पड़ती है तभी तो हम लोग उस चीज़ का रिक्वायरमेंट करते हैं, है ना, उसकी तरफ जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो वैसा इसमें जो अटैक करने वाला, सीधा सीधा बात है, वैसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा जिसमें अटैक करने वाला कोई इलेक्ट्रॉन की कमी वाला ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होगा। जैसे एग्जांपल सभी समझते हैं, हमने अभी जस्ट एक एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक। अभी हमने आपको बताया था, देखिए इसको मैकेनिज्म के साथ बताएंगे। सामने में पहले रिएक्शन लिख देते हैं, दिस इज बेंजीन एंड इट रिएक्ट्स विथ क्लोरीन। बेंजीन का रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ, किसके प्रेजेंस में, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, है ना। रिएक्शन करके बनाएगा क्या, क्लोरोबेंजीन, और साथ में निकलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये तो कैटलिस्ट का काम कर दिया, ये सिर्फ रिएक्शंस को करवाने का काम किया। अब आप ये पूछेंगे सर ये क्यों दिया गया यहाँ पे, अगर ये नहीं देते, इसके जगह पर अगर हम लोग सनलाइट दे देते तब बात कुछ और हो जाती। बट यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हमको इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, मतलब ये जो क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है उसको बीच से नहीं तोड़ना है, क्योंकि अगर बीच से तोड़ेंगे ना तो फ्री रेडिकल बन जाएगा बाबू। और फ्री रेडिकल यहाँ पे क्लोरीन पे तो बना लीजिएगा, लेकिन बेंजीन पे फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है ना, अस्टेबल नहीं होता है, वो जल्दी बनता ही नहीं है। अब एक फ्री रेडिकल बनेगा, एक फ्री रेडिकल नहीं बनेगा, तो फिर दोनों के बीच रिएक्शंस कैसे होगा, तो रिएक्शंस भी तो होना चाहिए। इसीलिए हमने क्या बोला कि इस क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, मतलब कैसे ब्रेक करने के लिए, इक्वली नहीं अनइक्वली,
हम लोग क्या किए हैं, LCl3 को लाए हैं, तब जाकर के रिएक्शन आगे प्रोसीड हुआ। देखेंगे अभी मैकेनिज्म से सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन तो हो गया, लेकिन हम क्या बोले कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो आप बोलेंगे सर हम कैसे जानें कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर ये क्लोरीन का बॉन्ड कैसे टूटा होगा। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं मैकेनिज्म, उसका शॉर्ट में लिख देते हैं MECH, मतलब मैकेनिज्म। इस रिएक्शंस का मैकेनिज्म मतलब रिएक्शन कैसे कैसे हो रहा है, जिसको हम पूरा स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो पहले क्या हुआ होगा कि जैसे ही हम इस रिएक्शंस में LCl3 को मिलाए होंगे तो ये AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड जाके पहले क्लोरीन को डिस्टर्ब किया होगा। क्या डिस्टर्ब किया है जरा सा देख लीजिए, ये देखिए क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है जी, और हमने उसको किसके साथ मिक्स किया, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ। आपको मालूम है एल्युमिनियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, जिसको हम लोग लुईस एसिड के नाम से भी जानते हैं। दिस इज लुईस एसिड। और आपको पता होगा अगर एसिड बेस पढ़े होंगे 10th क्लास में तो या 11th क्लास में, तो एसिड, लुईस एसिड किसको बोलते हैं, जिसके पास लोन पर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हो, जिसके पास लोन पर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हो उसको बोलते हैं लुईस एसिड। तो आप चेक कर लीजिए कि सही में इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जल्द चलिए चेक करते हैं। बताओ जी एल्युमिनियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, 13, लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसका पहले से था और 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से मिला, तो 3 3 कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन, जबकि हम जानते हैं कि 8 होना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए। लेकिन यहाँ तो भाई 6 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन हमेशा उसको क्या रहेगा जरूरत कि भाई कहीं से हमको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए। तो इसीलिए क्या करता है, चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, लुईस एसिड के जैसा बिहेव करता है, इसलिए हमेशा इसके पास जरूरत बना रहता है। तो जैसे ये क्लोरीन के कांटेक्ट में आएगा, ये क्या चाहेगा कि क्लोरीन मेरे तरफ चलाए या क्लोरीन अपना लोन पेयर मेरे तरफ दे दे, क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर है। तो जैसे क्लोरीन क्या करेगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जब ये दूसरे को देगा तो इसके पास फिर कमी होगा, और ये अपनी कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगा, ये बॉन्ड को अपनी ओर खींच लेगा। तो जैसे ही बॉन्ड को अपनी ओर खींच लिया तो क्लोरीन पर आ गया क्या, माइनस, और यही माइनस जो है इसको जाकर के डोनेट कर दिया। ये तो कन्वर्ट हो गया कुछ ही में LCl4 पर माइनस में। ये देखिए पहले 3 क्लोरीन था, ये क्लोरीन भी इसके साथ अटैच हो गया, ये बदल गया LCl4 माइनस। लेकिन क्या किया है, इसका बॉन्ड भी तोड़ के लेके चल गया, मतलब ये क्लोरीन पे आ गया क्या, प्लस। एंड दिस क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज जो आ गया, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब यही जो है यहाँ पे रोल प्ले करेगा रिएक्शंस को आगे बढ़ाने का। तो इतना तो समझ में आ गया कि भाई क्लोरीन के बीच का बॉन्ड कैसे टूटा। अब आइए क्या हुआ, अब देखिए बेंजीन था बगल में जी। हम जानते हैं कि बेंजीन में सब जगह कौन बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, ऐसे करके भी दिखा सकते हैं। डबल बॉन्ड का मतलब हुआ बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है ना, डबल बॉन्ड है ना, तो इलेक्ट्रॉन का तो ज़्यादा घनत्व रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 को इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड के अलावे भी। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा करने का मतलब नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज़्यादा है। और जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखेगा, इधर से कौन आ रहा है, बोलो पॉजिटिव। तो इधर से Cl जो प्लस था वो क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा किसी भी पोजीशन पे। ऑल पोजीशंस आर फ्री इन बेंजीन, सभी पोजीशंस बराबर है, फ्री है, किसी भी पोजीशंस पे अटैक कर सकता है, किसी भी कार्बन पे। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, जहाँ पे अटैक करेगा वहाँ पे क्या छुपा हुआ है, हाइड्रोजन। तो जिस कार्बन पे ये क्लोरीन जाके जुड़ना चाहेगा, वो हाइड्रोजन को वहाँ से क्या करेगा, बाहर करेगा, क्योंकि एक ग्रुप जुड़ेगा, 2 ग्रुप तो ऐड नहीं हो सकता है। एक ही बार में कार्बन 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। इसलिए जैसे ही यहाँ पे ये कार्बन के पास से क्लोरीन जाके जुड़ना चाहेगा, यहाँ पे कौन छुपा हुआ था, हाइड्रोजन, वो जो है अपना बॉन्ड लेकर के वहाँ से बाहर निकल जाएगा, है ना, बॉन्ड छोड़ करके। तो मेरे कहने का मतलब हुआ क्या कि ये क्लोरीन तो जाके जुड़ गया, बन गया क्या, क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। और बाहर कौन हुआ था, हाइड्रोजन, H+। वो H+ जाके जैसे यहाँ पे माइनस देखेगा, जो एक्स्ट्रा क्लोरीन इसके साथ अटैच हुआ है उसके साथ जाके मिलेगा और दोनों मिलके बना देगा HCl। अब फिर जो इसमें से क्लोरीन एगो निकल ही जाएगा तो क्या बच जाएगा, LCl3। मतलब LCl3 जैसे आया था फिर उसी तरह से बाहर निकल जाएगा। मतलब ये काम करेगा कैटलिस्ट का, क्योंकि कैटलिस्ट किसको बोलते हैं, उत्प्रेरक किसको बोलते हैं, जो किसी रिएक्शंस में आता है, जिस तरीके से आता है उसी तरीके से बाहर निकल जाता है। सिर्फ रिएक्शंस को क्या करता है, रिएक्शंस के रेट को बढ़ाता है, रिएक्शंस को अफेक्ट करने का काम करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट।
तो चलिए यहाँ पे LCl3 कैटलिस्ट का काम किया, मतलब रिएक्शंस को करवाने का काम किया। तो ये देख रहे हैं ना आपको कैसे कैसे रिएक्शन हुआ। तो बताइए जो रिएक्शंस हो रहा है उसमें अटैक करने वाला ग्रुप कौन है, माइनस है कि प्लस है? प्लस है, माइनस नहीं है, प्लस है। और प्लस को हमने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जिस एटम के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज हो या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। मतलब इस रिएक्शंस को कंप्लीट करने में इलेक्ट्रोफाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए ऐसे रिएक्शंस को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब सब्स्टिट्यूशन जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से नहीं बोलते हिंदी में, इसकी वजह से हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शंस को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर? तो चलिए ये हो गया, समझ में आ गया। दूसरा रिएक्शंस देखिए जो अभी थोड़ा देर पहले वो भी लिखे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए जैसे हमने आपको रिएक्शन लिखा था CH3Cl प्लस क्या, NaOH। इसको समझिए, हम इसको क्या बोले थे, इसका जब रिएक्शंस होगा तो बनेगा CH3OH अब प्लस में क्या बाबू, NaCl। गौर कीजिए इस पर। इस बार बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, तो देखिए ये कैसे हुआ, इसका तो मैकेनिज्म बिल्कुल आसान है। तो चलिए इसका भी मैकेनिज्म हम लिख देते हैं साथ में, क्रियाविधि कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है। सबसे पहले क्या हुआ होगा कि NaOH टूटा होगा, कैसे, Na पर प्लस OH पे माइनस, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत अपघट्ट है, तो ये Na पे प्लस OH पे माइनस में टूटा होगा। और हम जान रहे हैं कि ये दोनों के बीच का जो बॉन्ड देख रहे हो ना, ये बॉन्ड, बताइए जी ये बॉन्ड किसके किसके बीच है, कार्बन और क्लोरीन के बीच ये बॉन्ड है। आपको मालूम है कार्बन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है, किसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा है, सबको पता होगा। कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए क्या करेगा, ये बंधन वाला जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर उसको खींचेगा। तो जब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है वो जब क्लोरीन की तरफ खिंचाएगा तो क्लोरीन पे आएगा डेल्टा माइनस, पार्शियल नेगेटिव जिसको बोलते हैं, और इस कार्बन पे आएगा डेल्टा प्लस, पार्शियल पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे इस OH को पता चला कि यहाँ पे प्लस आने वाला है, भाई माइनस को तो जरूरत ही रहता है प्लस को, जहाँ पे प्लस देखेगा नहीं कि एकदम आंख बंद करके कूद जाता है, इसलिए ये माइनस क्या करेगा, इस प्लस की तरफ जाके अटैक करेगा। ये OH इस कार्बन पे अटैक करेगा, जैसे अटैक करके इसके साथ जुड़ना चाहेगा तो देखिए जी कार्बन तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाता नहीं है, तो जैसे इधर से जुड़ना चाहेगा, ये तो सोच ही रहा था कि हम बॉन्ड को खींच लें, और इसको और मौका मिल गया, इसलिए क्या करता है ये अपना बॉन्ड लेकर के बाहर निकल जाता है। बॉन्ड छोड़ के नहीं, बॉन्ड लेके जा रहा है, और याद कीजिए जो बॉन्ड लेके जाता है वो माइनस के रूप में जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसी के पास जा रहा है। बताइए इधर से जुड़ा कौन, OH, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना, CH3OH प्लस। अब यहाँ से बाहर कौन हुआ, Cl माइनस, यहाँ बचा कौन है, Na प्लस, ये Cl माइनस Na प्लस दोनों मिलके बना दिया क्या, NaCl। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। पहले ही बताइए यहाँ पे जो अटैक करने वाला है, बताइए यहाँ पे अटैक करने वाला कौन था बाबू, प्लस, यहाँ पे अटैक करने वाला कौन है, माइनस। तो जो प्लस था इसलिए इसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे अटैक करने वाला माइनस है, और आपको पता है ना कि जिस पर माइनस चार्ज हो या जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी हो, क्षमता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोफाइल, हिंदी में नाभिक से नहीं बोलते हैं। सो इस रिएक्शंस को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो प्रतिस्थापन हुआ, लेकिन 2 तरीके से हुआ, एक हुआ प्लस के द्वारा और दूसरा हुआ माइनस के द्वारा। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हमने 2 पार्ट में बांटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि हम अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके टाइप्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है ना, तो अगर इसको भी अगर आप हार्ड कहते हैं तो इससे ईजी आपको कहीं मिलने वाला रिएक्शंस नहीं है ना। ऐसे बहुत ज़्यादा तगड़ा रिएक्शंस आपको ऑर्गेनिक में मुलाकात होने वाला है, तो आप मुलाकात करने के लिए है ना तैयार रहिए अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो। लेकिन अगर आप इस सब चीज़ों को समझ जाते हैं तो फिर आपको कोई मुकाबला नहीं करेगा, आपको देख करके सारा रिएक्शन छुप जाएगा, है ना। क्योंकि भाई समझ जाएगा कि भाई जब ये सब रिएक्शंस को नहीं छोड़ रहा है तो बाकी तो हमको थोड़ा नहीं छोड़ेगा, अपने आप जो है ना रिएक्शंस भाग जाएगा सब। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं वो तो देख लिए। अब जरा से बताते हैं कि सब्स्टिट्यूशन को हमने दो पार्ट में बांटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हमने ये जो देखे हैं नीचे जो लिखे हैं, यह भी दो तरह का होता है जी। यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अगेन कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। कौन कौन? तो उसको भी हम क्या कर दें, 1 और 2 करके लिखते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं SN1 रिएक्शन और सेकेंड को हम लोग बोलते हैं SN2 रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आप रिएक्शंस का टाइप्स देख रहे हैं और आपको SN1 और SN2 नहीं समझ में आया तो फिर आपको समझ लीजिए आपको आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसलिए हम लोग इसको प्रयास करेंगे कि इसको बढ़िया से समझ लें, है ना। टाइम बचे चाहे नहीं, बट इन दोनों को आपको कंप्लीट समझ लेना है। SN1 का पूरा नाम क्या है बता देते हैं, है ना। SN1 का पूरा नाम होता है, 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिक्यूलर, 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, N का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं SN1। SN2 का मतलब, 2 का मतलब हो गया यूनि नहीं बाई, मतलब यूनि का मतलब 1, बाई का मतलब 2, ये हो गया बाईमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। मज़ा आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छी बात। जब तक मज़ा नहीं आएगा तो फिर केमिस्ट्री पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आपको पता है कि मेरा भी सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। तो हम चाहते हैं कि भाई आपका भी सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाए और इसी प्रयास में हम आप लोगों को कोशिश करते हैं समझाने का, क्योंकि चीज़ें जब समझ में आती है तो, है ना, इंटरेस्ट भी आता है, मज़ा भी आता है। तो SN1 रिएक्शन क्या होता है समझिए, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब SN1 वैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को SN1 रिएक्शन हम लोग बोलते हैं, जिसमें रिएक्टेंट तो देखने में 2 रहेगा, देखने से लगेगा कि 2 रिएक्टेंट एक साथ है, अभिकारकों की संख्या 2 है, लेकिन रिएक्शन का जो रेट है, अभिक्रिया का जो वेग है, वो सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। दिखावा के लिए 2 है लेकिन काम कर रहा है 1, इसलिए नाम पड़ गया SN1। लेकिन यहाँ दिखावा के लिए भी 2 है और काम भी कर रहा है दोनों, इसलिए उसका नाम पड़ गया SN2। बस दिमाग में इतना खाली रखिए, बाकी सब समझ में आएगा। चलिए, यहाँ पे हम एक रिएक्शन ले रहे हैं, CH3C, CH3, CH3Cl, और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं NaOH के साथ। ध्यान दीजिएगा, है ना, इसका मैकेनिज्म साथ में ही लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या होगा, अभी तक तो अभी आप यही सुने, मतलब अभी तक सोच रहे थे कि इस रिएक्शंस को अगर लिखने के लिए हमको बोलेगा तो हम पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको तोड़ेंगे पहले। कैसे? Na पे प्लस OH पे माइनस, Na पे प्लस OH पे माइनस। और ये बताइए, फिर इधर आइए, ये बॉन्ड को कौन खींच रहा है जी? अभी जस्ट बताए हैं, दिस बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन एंड दिस बॉन्ड इज अट्रैक्टेड बाय द कार्बन, सॉरी क्लोरीन। ये बॉन्ड को क्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, और आपको पता है जो खींचता है उस पर आता है डेल्टा माइनस, पार्शियल निगेटिव, और जिसका खिंचाता है उस पर आता है पार्शियल पॉजिटिव। तो मन में ही सोच लिए कि इस पर तो भाई माइनस आने वाला है क्योंकि बॉन्ड को खींच रहा है, और जिसका खिंचा रहा है उस पर तो प्लस आएगा। मतलब इस कार्बन पे कहीं ना कहीं प्लस दिखाई दे रहा है, और इस प्लस को कौन देख रहा है? ये माइनस देख रहा है। जैसे ही इसको मौका मिलेगा ना, ये जाकर के उस पर क्या करेगा? अटैक करना चाहेगा, क्योंकि ये भागने वाला वहाँ से, तो जब भागने वाला तो चाहेगा कि हम जुड़ जाएं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जुड़ेगा कैसे? चाह तो रहा है कि हम जाकर के इस पर अटैक कर दें, है ना, लालच तो उसको आ रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल है कि भाई 4 को बॉडीगार्ड जो है, बॉडीगार्ड कहने का मतलब 4 बल्कि ग्रुप्स, 4 बड़े बड़े ग्रुप इस कार्बन के चारों तरफ देखिए घेरे हुए हैं, देख लीजिए 3 और 4। अभी 4 को बल्कि ग्रुप से जब ये कार्बन सराउंडेड है, घिरा हुआ है, तो बाहर से कोई अटैक इस पर कैसे कर सकते हैं? तो अटैक तो नहीं करता है, लेकिन ये वेट करता है इसको हटने का। ऐसा इसको फील होता है, क्लोरीन को ऐसा लगता है कि भाई अगर हम हट जाएंगे तब भी जो है ना ये स्टेबल ग्रुप बना सकता है,
इसलिए क्या करता है कि ये क्लोरीन यहाँ से हट जाता है, क्योंकि जब तक ये हटेगा नहीं, क्लोरीन यहाँ से हटेगा नहीं, तब तक ये OH अटैक करेगा नहीं। इसलिए क्योंकि ये टर्शियरी है, अब समझ में आई, मतलब समझिएगा बात को, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये टर्शियरी कार्बन यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये टर्शियरी जो होता है ना वो ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल होने की वजह से यहाँ से क्या करता है, क्लोरीन को हटा करके अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है कुछ देर के लिए। अगर ये प्राइमरी रहता तो ऐसे नहीं होता। तो यहाँ पे चूंकि 3 वो कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो सोचता है कि हम इसको हटा भी देंगे तो हम कुछ देर के लिए मैनेज कर सकते हैं, इसलिए क्लोरीन को क्या करता है, हटा देता है। और हटा करके देखिए किस तरह का रूप धारण कर लेता है, CH3 CH3 CH3। चलिए यहाँ से तो क्लोरीन हट गया, क्योंकि किस लिए हटा है, क्योंकि इस OH को इस पर जुड़ना है। तो अब जैसे ही यहाँ से क्लोरीन हटा, चूंकि बॉन्ड लेके गया है, आपको पता है जो बॉन्ड लेके जाता है उस पर माइनस, और जिसका बॉन्ड लेके गया उससे प्लस, तो कार्बन का तो बॉन्ड लेके चला गया तो कार्बन पे आ गया प्लस, और यहाँ पे बगल में आ गया Cl-। देखिए यहाँ से हट गया टूट करके, इसका कोई रोल अभी तक नहीं है ना। ये सिर्फ चुपचाप बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि कोई ग्रुप वहाँ से हटेगा तब हम यहाँ पे अटैक करेंगे। इसका मतलब है कि 2 रिएक्टेंट आपको नजर आ रहा है सामने में, लेकिन इसका तो कोई रोल है नहीं अभी, ये तो कुछ कर नहीं रहा है, किसी के साथ जुड़ नहीं रहा है, जहाँ पे रखा वहीं पे रखा हुआ है। जो भी चेंजिंग हो रहा है वो किस में हो रहा है, इसमें चेंजिंग हो रहा है ना। इसका मतलब रिएक्टेंट दिखाने के लिए तो 2 है, लेकिन परिवर्तन जो हो रहा है, चेंजिंग जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसमें हो रहा है, सिर्फ एक रिएक्टेंट में हो रहा है। और आपको पता होना चाहिए जब ये सब बन जाता है, जब ये बताओ जी क्या बन गया, कार्बोकेटायन, कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, तो कार्बन पे प्लस चार्ज का आना क्या कहलाता है, कार्बोकेटायन कहलाता है। कैसा कार्बोकेटायन, टर्शियरी कार्बोकेटायन, है ना। 3 कार्बन के साथ देखिए अटैच है, तो दिस इज टर्शियरी कार्बोकेटायन। आपको पता है पिछले वीडियो में हमने आपको इसलिए बोला था, कार्बोकेटायन जो टर्शियरी होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और सबसे ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से कुछ देर तक वो टिकाऊ रह सकता है। इसीलिए जो कार्बोकेटायन बना टर्शियरी, चूंकि स्टेबल था, देखिए यहाँ पे CH3 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 पर प्लस, C पर प्लस। अब जैसे यहाँ पे इसको लगा कि अब तो भाई क्लोरीन गया, अब जा कर के जी OH माइनस जो इंतजार कर रहा था वो जाके इस पर अटैक कर देगा। तो अटैक करने वाला कौन है, माइनस ही है। जो माइनस अटैक करता है तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन माइनस अटैक तो कर रहा है, पहले देख लेते हैं, रिएक्शंस कंप्लीट कर देते हैं। तो जैसे ही माइनस जाके इस पर अटैक किया, प्लस के ऊपर में जाके जुड़ गया और प्रोडक्ट बन गया CH3 CH3 CH3, क्या जुड़ गया बोलो, OH प्लस। यहाँ पे कौन बचा हुआ था, Cl-, और यहाँ कौन बच गया, Na, दोनों मिलकर बना दिया NaCl। तो देखिए रिएक्शंस फाइनल यहाँ पे जाके हुआ। अब जरा से एक बात यहाँ पे गौर करना है, हमने शुरू में बोला क्या कि जो पहला स्टेप जो देख रहे थे, क्या उसमें कोई नया बॉन्ड बन रहा था कि सिर्फ टूट रहा था। सिर्फ बॉन्ड यहाँ पे क्लीवेज हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कोई नया बॉन्ड बन नहीं रहा है। आपको पता होना चाहिए बॉन्ड का बनना एक फास्ट प्रोसेस है। जैसे ही देखिए, जैसे प्लस बन गया, माइनस एकदम तेजी से आएगा, एकदम फास्टली जाके अटैक कर देगा। इतना तेजी से अटैक करेगा कि हम लोग को पलक भी नहीं झपकाएंगे और रिएक्शंस हो जाएगा, मतलब वेरी फास्ट। दिस स्टेप इज वेरी फास्ट स्टेप, चूंकि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड है। बॉन्ड फॉर्मेशन काफ़ी तेजी से होता है, लेकिन बॉन्ड का क्लीवेज, बॉन्ड का टूटना थोड़ा धीरे धीरे होता है ना। बॉन्ड टूटता थोड़ा धीरे धीरे है कि भाई बॉन्ड टूटने में टाइम लगता है। देखेगा कंडीशंस है कि नहीं, टूटने लायक कंडीशंस है कि नहीं, उसमें टाइम लगता है। लेकिन इसको तो कोई नहीं टाइम, जैसे प्लस देखा माइनस अटैक कर दिया एकदम, है ना, जाके एकदम छलांग लगा दिया। तो ये तो भाई वेरी फास्ट हो गया, फास्ट रिएक्शंस। लेकिन ये क्या हो रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, इसलिए स्टेप होता है स्लो स्टेप। आपको पता होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स में आपको पढ़ाए थे कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो रिएक्शंस का जो रेट है हम लोग स्लो स्टेप से निकालते हैं। स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ एनी केमिकल रिएक्शंस। ये बात आपको पता होगा, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब अगर किसी रिएक्शंस का रेट पता करना है तो देख लीजिए कि उसमें स्लो स्टेप कौन है, क्योंकि फास्ट वाला से आप उसका रेट नहीं बता सकते हैं। तो स्लो स्टेप इसका जो होगा, यही चीज़ से रिएक्शंस का रेट पता चलेगा। मतलब इस रिएक्शन से ही रिएक्शंस का रेट पता चलेगा। तो बताइए रिएक्शंस का रेट किस पे डिपेंड करेगा, क्या इस पे डिपेंड करेगा, क्या इसमें कोई चेंजिंग हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग तो इसमें हो रहा है। तो रिएक्शंस तो इसी से पता चलेगा कि भाई कितना जल्दी चेंजिंग हो रहा है, कितना देर से चेंजिंग हो रहा है। ये पूरा का पूरा इसके ऊपर में डिपेंड कर रहा है। मतलब रिएक्टेंट दो होते हुए भी रिएक्शंस का जो रेट है, अभिक्रिया की जो वेग है, वो सिर्फ और सिर्फ इस पर निर्भर कर रहा है।
तो बताइए रिएक्टेंट 2 है लेकिन रिएक्शंस डिपेंड कर रहा है कितने पे, 1 पे, इसलिए ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं क्या, SN1। SN1 रिएक्टेंट 2 बट रिएक्शन डिपेंड कर रहा है कितने पे, 1 पे, इसलिए इसका नाम पड़ गया SN1। अब SN1 समझ में आ गया आपको, है ना। फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर पूछ लीजिएगा। अब आते हैं SN2 पे। तो क्या बोले, SN1 में और SN2 में मेन डिफरेंस क्या है, SN1 में दिखावा के लिए 2 रहेगा लेकिन डिपेंड करेगा एक ही पे, लेकिन इसमें दिखावा के लिए भी 2 रहेगा और डिपेंड भी करेगा रिएक्शंस का रेट दोनों के ऊपर में, मतलब दोनों में से कोई एगो ना रहेगा तो काम ना चलने वाला। लेकिन यहाँ देख रहे हैं एक चुपचाप बैठा हुआ है, जो भी चेंजिंग हो रहा है सिर्फ इसमें देखिए बॉन्ड टूटा है ना। तो ये दोनों में फ़र्क है। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। SN2 का मतलब हुआ बायोमॉलिक्यूलर। कोई पूछेगा कि SN2 रिएक्शंस किसको बोलते हैं, तो वैसा केमिकल रिएक्शंस जिसमें रिएक्शंस का जो रेट है, अभिक्रिया का जो वेग है, वो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, दोनों के सांद्रण पे निर्भर करता है। तो चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई SN2 का। जैसे अभी जस्ट ऊपर में एक रिएक्शन देखे थे, CH3Cl प्लस NaOH प्लस NaOH। बताइए जी, यहाँ पे एकदम डायरेक्ट यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। आपको जस्ट अभी बताया है कि रिएक्शंस कहाँ से प्रोसीड करना है, तो ये तो आपको पता चल ही रहा होगा कैसे टूटेगा। ये टूटेगा Na पे प्लस, OH पे माइनस। और अभी फिर यहाँ पे बताइए ये बॉन्ड को कौन खींच रहा है, क्लोरीन खींच रहा है। क्लोरीन पे आ रहा होगा माइनस, कार्बन पे आ रहा होगा प्लस। जैसे यहाँ पे प्लस दिखाई दिया, ये माइनस जाके उस पर क्या किया, अटैक किया। और आपको पता है जैसे ये अटैक करना चाहेगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये अटैक करने के लिए इधर जाएगा, ये अपना इधर से बाहर होना शुरू हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 2 प्रोसेस एक साथ चल रहा है। इधर से जुड़ने के लिए चाह रहा है, इधर से ये हटने के लिए चाह रहा है। मतलब जैसे जैसे ये सटेगा वैसे वैसे ये हटेगा, और जब ये पूरी तरह से सट जाएगा तो ये पूरी तरह से हट जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि कार्बन 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, हाँ, जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे ही दूर जाएगा। और जब पूरी तरह से जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये क्लोरीन अपना बॉन्ड लेकर वहाँ से हट जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ 2 प्रोसेस एक साथ चल रहा है, जुड़ने का प्रोसेस और हटने का प्रोसेस। ऐड भी हो रहा है एक साइड से लिव भी कर रहा है, छूट भी रहा है, हट भी रहा है। तो क्या हो देख रहे हैं, रिएक्शंस का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इस पे कर रहा है या सिर्फ इस पे कर रहा है कि दोनों पे कर रहा है। यहाँ पे दोनों पे कर रहा है, क्योंकि जितना तेजी से ई जुड़ेगा उतना ही तेजी से ई हटेगा। इसका मतलब रिएक्शंस का रेट दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें से एगो फास्ट होगा एगो स्लो होगा, तो दोनों स्लो हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शंस में जहां पे रिएक्शंस का रेट दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करे, है ना, वैसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं क्या, SN2। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, SN2। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा जी, CH3OH प्लस NaCl। प्रोडक्ट समझ में आ गया। तो SN2 और SN1 क्या होता है, इतना क्लियर हो गया। तो हमको लगता है कि पूरा तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। अब एडिशन रिएक्शन बच गया। चलिए सब्स्टिट्यूशन पूरा हम लोग देख लिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक किसको बोलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक को फिर 2 पार्ट में बांटे हैं, SN1 और SN2। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है तो फिर आपको रिएक्शंस आगे पता नहीं चलेगा। हम बार बार इस बात को आपको रिपीट कर रहे हैं, रिएक्शन कैसे कैसे हुआ है एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे। SN1 और SN2 समझ में आ जाएगा तो समझिए कि आपके लिए ये संजीवनी बूटी का काम करेगा आगे रिएक्शंस में। चलिए जब SN2 SN1 बता ही दिए तो एक चीज़ और बता दें, यहाँ SN1 क्यों हुआ, यहाँ सर कार्बोकेटाइन बना, यहाँ वैसा क्यों नहीं कि यहाँ कार्बोकेटाइन हम पहले बना देंगे, पहले इसको क्लोरीन को हटा देंगे। इसलिए नहीं बनाएंगे कि हाँ अगर इसको आप कार्बोकेटाइन बनाने का कोशिश कीजिएगा क्लोरीन को हटा करके तो ये कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है। आपको याद होगा यहाँ लिखाया था पिछले वीडियो में कि मिथाइल कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल होता है, कम अस्थायी होता है, ये ज़्यादा देर तक टिक ही नहीं सकता। लेकिन ये तो भाई टर्शियरी था, ये ज़्यादा देर तक टिक सकता था। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि अगर टर्शियरी कार्बोकेटाइन अगर बनता है तो उसमें SN1 रिएक्शन फास्ट होगा, लेकिन अगर मिथाइल बन रहा है, प्राइमरी बन रहा है, तो उसमें SN2 फास्ट होगा। तो अगर ऑर्डर लिखने के लिए आया है ना, ऑर्डर है ना, कि भाई किसमें SN1 फास्ट होगा किसमें SN2 फास्ट होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन और फिर ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन।
कि बताइए SN1 किस में फास्ट होगा, SN2 किस में फास्ट होगा। तो बताइए जी, SN1 क्या देख रहे हैं, किस में फास्ट हो रहा है, जिसमें कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो। तो कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल किस में होता है, टर्शियरी में। तो अगर टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन रहा है तो समझिए उसमें SN1 रिएक्शन होने का ज़्यादा चांस है। उससे कम किस में होगा, सेकेंडरी में। उससे स्लो किस में होगा, प्राइमरी में। और सबसे कम किस में होगा, है ना, सबसे कम होगा मिथाइल में। तो हम तीन को कहीं लिख देते हैं। टर्शियरी में सबसे ज़्यादा फास्ट होता है SN1 का रिएक्शन, सेकेंडरी में थोड़ा स्लो होता है, प्राइमरी में तो एकदम स्लो होगा। प्राइमरी में तो SN1 बहुत कम चांस, SN2 ज़्यादा। उसी का जस्ट अपोजिट SN2 जल्दी किस में होगा, देखो SN2 जल्दी होगा प्राइमरी में, उससे स्लो होगा सेकेंडरी में, और टर्शियरी में तो बिल्कुल स्लो होता है SN2। क्योंकि SN2 कहने का मतलब डायरेक्ट इधर से अटैक करो, इधर से हटेगा, तो अटैक करेगा कैसे टर्शियरी में, देखिए मौके नहीं है, इसमें घुस ही नहीं सकता, चारों तरफ से तो सराउंडेड है ये। तो नहीं, इसमें SN2 होने का बहुत कम ही चांस है, क्योंकि ये जो चारों ग्रुप है ना, इसको क्या करता है, रिपेल करता है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस काम करता है, रिपल्सिव फोर्स, विकर्षण बल लग जाता है इसके और इसके बीच में, जिसके चलते ये सट ही नहीं पाता। चारों तरफ से एक तो ब्लॉक है ना, बड़ा बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, इस पर जाना चाहेगा, जा ही नहीं पाएगा, ये सब जाने ही नहीं देगा। इसलिए जब ये हटेगा तभी जा करके अटैक करेगा। तो इसलिए SN2 इसमें बहुत मुश्किल से हो सकता है, बहुत पॉसिबल नहीं है। इसमें SN1 चलेगा, इसमें SN2 चलेगा। इसलिए ऑर्डर हम लिख दिए। SN1 अगर आपको करवाना है या पूछ दिया कभी, चार को दे देगा ऑप्शन में, बोलेगा कि बताओ इसमें SN1 किस में फास्ट होगा, तो याद रखना टर्शियरी में SN1 फास्ट होता है और प्राइमरी में जो है वो SN2 फास्ट होता है। ये दोनों का ऑर्डर हो गया। तो हमने आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है ना। इसके बाद अब दो रिएक्शंस और बच गए हैं इसमें, एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, जो हम एक वीडियो और बनाएंगे उसमें आप लोगों को कंप्लीट कर देंगे। जिसमें इससे रिलेटेड अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कहीं पे भी नहीं समझ में आया है, तो आप हमको क्वेश्चन कर सकते हैं। बट हमको लगता है कि आप लोग सही से देखते नहीं हैं, क्योंकि जल्दी कोई क्वेश्चन से नहीं पूछता है। ये तो दो ही चीज़ हो सकता होगा, या तो आपको एकदम पूरा अच्छा से समझ में आ रहा होगा इसलिए नहीं क्वेश्चन राइज करते हैं, या तो बिल्कुल समझ में नहीं आता होगा तब क्वेश्चन राइज नहीं करते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ हो अच्छा से समझ में आ गया तब तो ठीक है, हम समझ जाएंगे कि आप लोग शांत हो गए, समझ में आ गया। लेकिन जब नहीं समझ में आता है तो कम से कम क्वेश्चन पूछिए। आपको नंबर भी दे दिए हैं, है ना, लाइव क्लासेस भी चला रहे हैं। अगर यहाँ भी डाउट होता है तो आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करके और हमसे क्वेश्चंस अराइज कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो। चलिए, तो आज के लिए है ना इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।